मेरे साथ मंच पर बैठे हुए हमारे सबके प्रेरणा स्रोत, और सिर्फ हमारे और हमारे नौजवानों के ही नहीं, सारे देश के प्रेरणा स्रोत सम्माननीय अन्ना हजारे जी, मेरे ही मध्य प्रदेश से आए हमारे वरिष्ठ नेता, समाजवादी विचारक सम्माननीय रघु ठाकुर जी, सम्माननीय राहुल जी, विनोद जी, सम्माननीय कादवे साहब, उपस्थित वीसी साहब, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ वक्तागण, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, सामने बैठे हुए विशिष्ट अतिथि और पूरे देश भर से पधारे हमारे भारत के भविष्य मेरे नौजवान मित्रों। विषय तो मेरा रोटी कपड़ा और मकान बैक टू बेसिक्स है। मित्रों, रोटी में रस होता है, इसकी बात करने में भी रस होता है, पर इसकी बात सुनने में रस नहीं होता, और यहीं से गड़बड़ी आ जाती है। विषय बहुत बड़ा है, समय की सीमा है। मैं स्वयं भी अन्ना हजारे जी को सुनना चाहता हूं, इसलिए बड़े संक्षेप में अपनी बात रखूंगा। थोड़ी सी विषय पर थोड़ी सी चर्चा समाप्त में, 5-5 मिनट। बैक टू बेसिक्स, रोटी कपड़ा और मकान। मेरे मन में ये विचार आया कि क्या रोटी कपड़ा और मकान जीवन का आधार है? नहीं मित्रों, रोटी जीवन है, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारे वेदों में कहा, अन्नम वही प्राणम, अन्न ही प्राण है, ये वेदों ने कहा है। गीताकार और आगे बढ़े, अन्नात् भवति भूतानि, अन्न से ही प्राणी आते हैं। राधा कृष्णन, डॉक्टर राधा कृष्णन विचारक थे, वो और आगे बढ़े, उन्होंने कहा रोटी के ब्रह्म को जानने के बाद ही ज्ञान के ब्रह्म को जाना जा सकता है। कबीर ने चर्चा की, कबीर से पूछा तुम्हें क्या चाहिए? कबीर ने कहा, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। भूख की बात की है। रोटी जरूरी है, रोटी जीवन है, कह रहे हैं गीताकार भी, किंतु मित्रों रोटी तो जीवन है, किंतु जीवन रोटी नहीं है। रोटी जीवन रोटी से कुछ आगे है, और इसलिए तो हम यहाँ बैठे हैं। हम सब जितने बैठे हैं, चाहे हमारे सामने के नौजवान हो और चाहे मंच पर बैठे हमारे अतिथिगण हो, सबके पास में रोटी और कपड़ा है। फिर भी यहाँ इस विषय पर चर्चा करने क्यों बैठ गए? क्योंकि ये जीवन है मित्रों, ये जीवन, रोटी कपड़ा और मकान, इसकी आवश्यकता है, ये आधार नहीं है। जीवन चलाने के लिए जरूरी है, किंतु जीवन किसी और काम के लिए है। महर्षि शरण गुप्त ने लिखा, यह जन्म लिया किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ ना हो। किंतु बात तो रोटी से ही शुरू करना पड़ेगा, और आपसे इसलिए करना है, जैसा मैंने कहा, हम सब पे रोटी और कपड़ा है। मकान कुछ पर होगा, कुछ पे नहीं होगा। पर क्यों करें बात यहां? इसलिए करें कि हमारे जो नौजवान सामने बैठे हैं, ये नौजवान इस देश को अब आगे जाकर रोटी कपड़ा और मकान उपलब्ध कराएंगे। ये नौजवान ही देश का भविष्य है। मित्रों, देश का भविष्य आप है, और देश में भविष्य आपका है। इसलिए विचार विमर्श जरूरी है, और इसलिए समाज के साथ चलकर उसकी लीड लेना जरूरी है। हमारे देश में नौजवानों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। चीन भी बुढ़ाने लगा अब, और यही हमारे लिए बड़े संतोष का विषय है। ये यूथ फैक्टर जीवन के हर क्षेत्र में जाए, राजनीति में भी आए। राजनीति बदनाम हो गई थी, अन्ना साहब ने उसी के खिलाफ मामला उठा दिया, किंतु ऐसा नहीं है।
चाणक्य ने कहा कि यदि आप राजनीति में नहीं आएंगे तो आपको खराब लोगों के अधिकार में रहना पड़ेगा, खराब लोगों के शासन में रहना पड़ेगा। और इसलिए क्वालिटी को पॉलिटिक्स में आना ही चाहिए। आप आए, हम मार्गदर्शन के लिए तैयार हैं। भ्रष्टाचार से दूर, अन्याय और अत्याचार से दूर हम जब चुनाव लड़ते हैं तो हम सिर्फ भूख की बात नहीं करते, ना भय, ना भूख, ना अत्याचार। भय रहित रहना भी जीवन का एक अंग है। अभयम तत्व संसिद्धि, गीता में भगवान ने कहा, 6वें अध्याय का पहला श्लोक। यदि अभय नहीं रहेंगे तो भी जीवन नहीं रहेगा। आजादी के पहले बहुत स्थिति ठीक नहीं थी और हमारे नेतृत्व ने, मैं भी आज़ादी के बाद ही जन्मा हूँ, एक आंदोलन खड़ा किया। उस वक्त भूख के ऊपर निराला ने एक कविता लिखी, वह आता दो टूक कलेजे को करता पछताता, पथ पर आता पेट पीठ मिलकर दोनों हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को। अब वो स्थिति नहीं रही, अब मुट्ठी भर दाने की जरूरत नहीं है। आप सब भी जानते हैं हमारे देश में अन्न का भंडार रखा हुआ है, सड़ रहा है गेहूं, अनाज सड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इसको वैसे ही बांट दो, किंतु सरकारें कहती हम नहीं बांटेंगे, हम नहीं बांट सकते। समस्या रोटी की यहीं से शुरू हो रही है। मित्रों, अमर्त्य सेन नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री को मैं पढ़ रहा था। उन्होंने अकाल पर बहुत लिखा, उन्होंने गरीबी पर बहुत लिखा है। मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं, लंबे विस्तार में नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा, और उन्होंने एक अध्ययन किया, भारत में बंगाल में दुर्भिक्ष आया था, फिर बांग्लादेश में आया, इथियोपिया में आया, सारे अध्ययन किए और वहाँ की सरकारों की और गैर सरकारी संस्थाओं की रिपोर्ट पढ़ी। एक बड़े आश्चर्यजनक तथ्य उन्होंने सामने रखा। जब भी दुर्भिक्ष आया, चाहे वो अकाल से आया, अवर्षा से आया या अधिक वर्षा से आया, बांग्लादेश में अधिक वर्षा से आ गया था, अनाज की कमी नहीं थी, प्रोडक्शन कम नहीं था, बहुत थोड़ा फर्क था। इसके बाद भी जनता भूख से मर गई। क्या बात है, क्यों होता है ऐसा कि अनाज रखा रहता है और जनता भूखी रहती है? आइए इस पर विचार करेंगे। मेरे पास आंकड़े हैं, परंतु मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा क्योंकि समय की सीमा कम है। अनाज है किंतु लोग भूखे, वस्त्र है किंतु वस्त्र के अभाव में लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं, और मकानों की बात भी बड़ी अजीब है। यहां एक दो आंकड़े आपको जरूर दूंगा। देश में जितने मकानों की जरूरत है उससे ज्यादा मकान खाली पड़े। समय खत्म हो गया। एक बात मकान के बारे में, उसके बाद आखिरी बात करूंगा। मकान खाली पड़े क्यों? क्योंकि मकान अब जीवन यापन के लिए नहीं रह गए, जीवन के लिए नहीं रह गए, इन्वेस्टमेंट का मुद्दा हो गए। ये व्यापार हो गया है। मित्रों, रोटी, कपड़ा और मकान को कभी व्यापार मत बनने देना। यदि ये बना तो देश विनाश के गर्त में चला जाएगा। समाजवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद, सारे लोग कहते, उद्योगपति कहता मैं रोटी दूंगा, मेरे यहां काम करो। साम्यवादी कहते हैं हमारा पालित ब्यूरो रोटी देगा। समाजवादी कहते हैं कि लोकतांत्रिक समाजवाद से हम रोटी देंगे, किंतु सफल कोई नहीं होता। साम्यवाद रोटी देता है तो नई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। इसलिए पश्चिम जर्मनी और पूर्व जर्मनी आखिरकार एक हो ही गए, नहीं तो रोटी तो पूर्व जर्मनी में मिलती थी। इसलिए चीन से ताइवान क्यों भागते हैं लोग? रोटी तो है किंतु जीवन नहीं है। मित्रों, समय की सीमा है। मैं आधार पर जाना चाहता था। जीवन का आधार क्या है? क्या रोटी, कपड़ा और मकान ही है? किंतु ऐसा नहीं है, समय की सीमा है। परंतु एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहता हूं। नीरज की एक पंक्तियां हैं, तेरी पीड़ा का हो मुझ पर कुछ असर इतना कि तू भूखा रहे
तो मुझसे भी ना खाया जाए, अब तो कोई मजहब ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। यदि इंसान बन गए तो रोटी कपड़ा और मकान की समस्या नहीं रहेगी, मकान खाली नहीं रहेंगे, लोग बाहर नहीं रहेंगे। किंतु आधार क्या है? 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करके, गीताकार ने सिर्फ अन्नात् भवति भूतानि नहीं बोला। अब ये मेरा अपना विचार है, आपको पसंद आए या ना आए। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती भी है और आपको इस अवसर पर शुभकामनाएं भी देता हूं। स्वामी विवेकानंद जीवन भर कर्म की बात करते रहे, उनने माला फेरने की कहीं बात ही नहीं की। अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः। अन्नात् भवति भूतानि, अन्न से जीवन होता है, और पर्जन्यादन्न संभवः, और वर्षा से अन्न होता है। यज्ञात् भवति पर्जन्यो, यज्ञ यानी कर्म। आज हमारी संचालक कह रही थी ये ज्ञान यज्ञ है, यज्ञ यानी होम नहीं, यज्ञ यानी कर्म, यज्ञ यानी समाज के हित का कर्म। यज्ञात् भवति पर्जन्यो, यज्ञ कर्म समुद्भवः। कर्म अनश्वर है, कर्म नष्ट नहीं होता, कर्म ही जीवन का आधार होता है। यदि कर्म होगा तो रोटी भी मिलेगी, कपड़ा भी मिलेगा और अनाज भी मिलेगा। हमें एक ऐसा समाज बनाना है जो मांग कर नहीं खाए, जो पुरुषार्थ से खाए। सरकारों ने मांग के देने वालों को बार बार सब्सिडी और सारे वस्तुओं में हिंदुस्तान की जनता को मांगने वाला बना दिया। हर चीज में सब्सिडियां हो गई, किंतु मांग के नहीं। हमारे नौजवान बैठे हैं, हम आपको मांगने की बात नहीं करेंगे, हम कर्म की बात करेंगे। ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना की, आखिरी बात कर्म के समय में संबंध में, उसके बाद समाप्त करूंगा। उन्होंने क्या कहा? कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, कर्म ही ब्रह्म है। मित्रों, जीवन का आधार कर्म है। जीवन चलाने के लिए रोटी कपड़ा और मकान की आवश्यकता है। हम सब जो यहाँ बैठे हैं, हम सब इसके लिए कृत संकल्प है कि हमारे देश के नौजवानों को अच्छी शिक्षा मिले, रोटी कपड़ा और मकान मिले। किंतु इतने से काम नहीं चलेगा। क्लास 1 के लोग जो सेंट्रल सर्विसेज में चले जाते हैं, उसके बाद के लोग स्टेट सर्विसेज में चले जाते हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज में चले जाते हैं। आप सबको राजनीति में आना पड़ेगा, आपको उद्योग लगाना पड़ेगा, आपको एक वाइब्रेंट इंडिया बनाना पड़ेगा। आपने मुझे यहाँ बुलाया। भारतीय छात्र संसद के सभी आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सीताचरण शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।